नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करने बैठे हैं हम संभल के विषय पे। संभल जिसको लेकर देश और दुनिया में चर्चा चल रही है। संभल में संभल की शाही मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर विष्णु जैन और कुछ लोग वहां की लोकल कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के आदेश दिए। उसके बाद दूसरी बार जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो रहा था तो वहां गोलीबारी होती है। वहां पर दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या कुछ हुआ इन दिनों के अंदर, जानने के लिए खुद विष्णु जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 बार का सर्वे हो चुका है, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले अभी दोनों बार का सर्वे हुआ है और इसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया है। और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दायर करेंगे। 29 तारीख को ये मामला माननीय न्यायालय में लगा हुआ है और उसके बाद कोर्ट इस मामले में आगे प्रोसीड करेगी। तो मतलब 29 तारीख अगली डेट है जब यह मामला आगे जी बढ़ेगा। क्या कोर्ट कमिश्नर अपनी जी। रिपोर्ट 29 तारीख को ही पेश कर देंगे कोर्ट के सामने? अब देखिए, ये तो उनका अधिकार है कि उनको कितना समय लगता है रिपोर्ट बनाने में। अगर 29 तक रिपोर्ट नहीं तैयार हो पाती तो वो कोर्ट से फर्दर टाइम लेंगे, और अगर हो जाती है तो वो कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे। ये तो 29 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन क्या 2 बार सर्वे के बाद आप लोग संतुष्ट हैं, दोनों पार्टियां संतुष्ट हैं कि जितना सर्वे होना था वो पूरा हो चुका है? देखिए, संतुष्टि तो अब आपने देखा ही किस माहौल में सर्वे हुआ। जब पहली बार सर्वे करने गए थे कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में, तब 500 से 600 लोग मस्जिद के अंदर घुस गए थे, तथाकथित मस्जिद के अंदर। और भारी भीड़ बाहर इकट्ठा हो गई थी और नारेबाजी हो रही थी। तो उस दौरान 1.5 घंटे का सर्वे किया गया। तब लाइट की भी काफी कमी थी, तो आंशिक रूप से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई। और ये बोला गया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नमाज का वक्त हो गया है। तो उसलिए वहां पे सर्वे रोकना पड़ा। और जो ये सारे सांसद और विधायक महोदय हैं, ये सब अंदर घुस गए और कोर्ट के काम में इंटरफेयर करने लगे और बताने लगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये एक स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जब दोबारा नोटिस दी गई, तो उस दिन भी 8:30 से 11 बजे तक बम बंदूक के बीच में सर्वे किया जा रहा था। कभी पैलेट गन चल रही है, कहीं पे आंसू गैस चल रहे हैं, कहीं पे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं पे आगजनी हो रही है। चारों तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। तो इस माहौल के बीच में सर्वे किया जा रहा था। ये अपने आप में बड़ा विचित्र है दीपक जी। शायद देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में कोई चीज हो रही है और इस तरह की स्थिति उत्पन्न किया जाए कि कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस ही ना हो सके, और मोबोक्रेसी में, भीड़ तंत्र में ये पूरी बातें झोंक दी जाए। वाकई ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। तो मैं आपसे सबसे पहली बात जानना चाहूंगा, पहले दिन की बात, जब आप लोग गए सर्वे कराने के लिए, आरोप ये लगा कि ये सर्वे एकाएक हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी कोई जगह नहीं थी, आराम से भी सर्वे कराया जा सकता है, ऐसे तमाम नेता बोल रहे हैं। देखिए, सवाल ये है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पहले मैं एकदम बेसिक बात कर लेता हूं। अगर किसी को कोर्ट के ऑर्डर से एतराज था, तो उनकी क्या लीगल टीम झक मार रही थी? स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। ज्ञान व्यापी के केस में तो सुप्रीम कोर्ट आए थे, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी थी। और चंद्रचूड़ साहब ने स्टे भी किया था 2 दिन के लिए एएसआई सर्वे। तो वैसा कर सकते थे, आपको क्या दिक्कत थी? आप हाई कोर्ट जा सकते थे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस का सर्वे आज भी स्टे चल रहा है। जो वजू टैंक में, जहां पे शिवलिंग पे वजू किया जा रहा था, वो आज भी स्टे चल रहा है। किसने रोका था आपको? जब कोर्ट का ऑर्डर सही या गलत, कोर्ट का ऑर्डर जब प्रभावी हो गया, तो उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पर आपने लीगल रेमेडीज नहीं ली। आपने भीड़ तंत्र में, मोबोक्रेसी में और कानून को अपने हाथ में लेने में ज्यादा विश्वास रखा। और जब सर्वे हो रहा था पहले दिन 19 तारीख को, वहां पे सांसद और विधायक की क्या जरूरत थी? जो बात तय हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको जरा टाइमलाइन से फॉलो करिए सर। 19 तारीख को 2:38 पे करीब कोर्ट का ऑर्डर आता है। ठीक है। कोर्ट ने, अच्छा ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने कैसे ऐसा हुआ, एक एक बात का जवाब देता हूं। ऐसा कैसे हुआ कि कोर्ट में याचिका दायर हुई, सेम डे सुनवाई हो गई, सेम डे आदेश हो गया? मुझे लगता है ये इससे ज्यादा बेतुकी बात कोई नहीं हो सकती है। जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं, सिविल कोर्ट में कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह कॉज लिस्ट नहीं बनती है कि आपने दाखिल किया, अच्छा 1 हफ्ते बाद आएगा। उसी दिन जज साहब के सामने पेश किया जाता है, सेम डे पेश किया जाता है। उसके बाद अगर कोर्ट ने, मुझे सुन के जब नोटिस जारी किया तभी तो कॉपी देंगे। मान लीजिए कोर्ट कहते थे कि आपकी पिटीशन फ्रिवलेस है, हम नहीं इसको दर्ज करते। कुतुब मीनार के केस में यही हो रहा है। कुतुब मीनार के केस में आज तक वो केस दर्ज नहीं किया गया है, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इस समय हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने अपील में है, नहीं बढ़ा आगे मामला। अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती तो क्या करते?
अगर कोर्ट ने नोटिस जारी किया तभी तो कॉपी देंगे कि हाँ भाई उनको कॉपी दीजिए, और उनको कॉपी एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दी। 3:30 बजे रिसीविंग है बराबर बकायदा उनसे कि भैया ये ऑर्डर हो गया, इस ऑर्डर की कंप्लायंस में हम परिसर में आ रहे हैं, और प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया कि कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, मैं आज सर्वे करना चाहता हूं। तो पहली बात, आप जो प्रशासन पे आरोप लगा रहे हो गलत लगा रहे हो, क्योंकि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हुआ, एडवोकेट कमीशन का विशेषाधिकार था एडवोकेट कमिश्नर का कि वो कब जाएगा सर्वे करने, प्रशासन ने उनकी मदद की। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति से पहले नहीं सुना गया। आप लोग वहां पे मौजूद थे, आपको पता था विष्णु शंकर जैन सिविल कोर्ट में आ चुके हैं, इस मामले की आए हैं, ये ऑर्डर हुआ है, वो सारे लोगों को पता था हर एक चीज। तो आप कोर्ट के सामने कैविएट फाइल करके अपनी बात रख सकते थे, आपने नहीं ये रखी। मतलब मुस्लिम पक्ष के वकीलों को पता था? क्या वो कोर्ट में उस पूरा वक्त पता मौजूद था। थे? नहीं, कोर्ट के बाहर मौजूद थे वो लोग, कोर्ट के अंदर भी होंगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उनके चेहरे नहीं पहचानता हूं, पर उनको पूरा पता था ये ऑर्डर हो रहा है। और जब आदेश हुआ, तो जहां पे आदेश सब बनाया जा रहा था उस अहमद रूम में भी ये लोग आए, इनके वकील आए, और आदेश फाइल भी देख रहे थे, और बाद में कहते हैं आदेश हमें नहीं पता था। और उसके बाद भी आदेश, चलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया एडवोकेट कमिश्नर ने कि ये आदेश हुआ है। अब मैं एक बात और कह रहा हूं, एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए कोई सुनवाई की सीपीसी में जरूरत नहीं होती है। एडवोकेट कमिश्नर जो है वो कोर्ट की आंख और कान माना जाता है, और वहां पे वस्तु स्थिति क्या है, स्पॉट क्या बोल रहा है, ये कोर्ट नियुक्त करता है, कोर्ट का अधिकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को आज लगता है कि किसी मामले में एसआईटी बननी चाहिए, तो उसके लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब एसआईटी जाए या एडवोकेट कमिश्नर जाए, तो उनके साथ आप भी रहें। और एडवोकेट कमिश्नर की कोई रिपोर्ट फाइनल वर्ड नहीं होती, कोई गीता या बाइबल या फाइनल वर्ड नहीं हो जाती है। उसको फर्दर आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं। पर ये हो हल्ला इसलिए मचाएगा दीपक जी, की सच सामने ना आ सके, जो वहां का सच है वो छुपाया जा सके। अब जब वहां पे 6:30 बजे सर्वे शुरू हुआ, तो बात यह थी कि मस्जिद नहीं नहीं, कमेटी एक के मिनट 3 वकील एक और मिनट, आपको क्या शक लगता है? वो कोर्ट भी नहीं गए, कोर्ट में उन्होंने सुनवाई में हिस्सा भी नहीं लिया, आदेश की कॉपी देखते रहे। वो चाहते तो हाई कोर्ट जा सकते थे, वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है? आपका हंच क्या कहता है? उनको मुस्लिम सिर्फ और पक्ष की सिर्फ बात कर रहा हूं। मोबोक्रेसी, उनको सिर्फ और सिर्फ मोबोक्रेसी करनी थी, कि मोबोक्रेसी करके, भीड़ तंत्र करके इस पूरी चीज को हिंसा में झोंक दो। और यही हुआ दीपक जी। इसको जरा, थोड़ी मेरी बात को एक बार जरा से कंप्लीट होने दीजिए। 6:30 बजे जब वहां पे सर्वे करने गए, तो प्रशासन ने, एडवोकेट कमिश्नर ने डिसाइड किया था कि मस्जिद कमेटी के 5 लोग जो वहां के इंचार्ज हैं, और 3 उनके वकील, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील, हमारे प्लेंटिफ की तरफ से मैं और मेरा लोकल काउंसिल, ये लोग मौजूद रहेंगे, और डीएम साहब और एसपी साहब वहां पे मौजूद थे जब सर्वे हो रहा था। 500 से 600 लोग कैसे अंदर घुस आए जब कोर्ट की ये प्रक्रिया चल रही थी? सांसद महोदय कैसे अंदर घुस आए और एडवोकेट कमिश्नर और हम लोग को बताने लगे क्या करना है क्या नहीं करना है? विधायक कैसे अंदर घुस आए? वहां पे सब लोग मोबाइल लेके चले आए और वीडियो बनाने लगे हम लोगों का। वी वर एट हाई रिस्क। बाहर 25 लोग, 25,000 लोग करीब नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, चारों तरफ से घेर लिया गया था, और ये बोला जा रहा था आप लोग यहां से चले जाइए, हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हालत बेकाबू हो रहे हैं। इस बीच सर्वे रोका गया। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि दूसरे दिन का सर्वे कैसे हुआ, ये एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी नोटिस में लिखा है कि इस वजह से दूसरे दिन का सर्वे हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया था 19 नवंबर से, और वो 29 नवंबर तक प्रभावी था। तो अगर 29 नवंबर से पहले पहले एडवोकेट कमिश्नर चाहे जितनी बार साइट को विजिट कर सकते हैं। और जब दूसरा सर्वे हुआ सेकेंड डे, 23 नवंबर, 24 तारीख को, तो उसकी नोटिस 23 तारीख को मस्जिद कमेटी के वकील को रिसीव कराई गई। एक मिनट एक मिनट, उन्होंने बकायदा, विष्णु भाई, मैं पहले दिन की बात पे फिर आना चाहूंगा। ये जो लोग जी 200-250 अंदर घुस गए, जो आपको बोल रहा था चले जाओ, हम आपको बचा नहीं पाएंगे, आपको, आपने कहा आप बहुत हाई रिस्क पे थे, तो क्या आप लोगों को लग रहा था कि बाहर निकलकर ये आपके साथ कुछ अनिष्ट कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता था दीपक जी। पहले दिन भी, मैं बताना चाहता हूं, उसके फुटेजेस और विजुअल्स हैं। पहले दिन भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। उस दिन भी बहुत हाई रिस्क पे थे। कितने लोग ऐसे थे जो वहां पे वीडियो बना रहे थे मेरा, जब मैं रोक रहा था, डीएम साहब ने कहा था कि कोई वीडियो नहीं बनेगा, आप, हमारे सारे फोन्स ले लिए गए थे और आपका वीडियो बना रहे थे। ये तो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी ना, आप सर्वे के अंदर घुसे कैसे? प्रशासन ने, आप रोक रहे हैं और आप बाहर तरफ से अलग अलग दरवाजों से घुसते चले जा रहे हैं। इसलिए हो रहा था कि वहां का सच छुपाया जा सके, सच सामने ना आए, सारा हम लोग का दिमाग डिविएट हो जाए। इस तरह का काम किया गया।
बहुत सारे सच है वहां के कि उसको छुपाया जा सके, दबाया जा सके, इसलिए ये प्रेशर टैक्टिक्स और मॉबोक्रेसी क्रिएट की गई, पहली बात। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि सांसद और विधायक का क्या काम था? आप वहां पे सांसद जी महोदय अपने 2 गनर को लेके चले आए अंदर घुस के, और वहां पे कहने लग गए टीएम साहब से कि आप यहाँ पे कैसे घुसे, किसने परमिशन दी? उनको बताया गया भैया कोर्ट, पहली बात आप घुसे कैसे जब कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस चल रही थी, और बराबर आप पूरे सर्वे में रहे, और उसके बाद बाहर आके भड़काऊ बातें कही। तो ये चीजें हमने तो नहीं बताया क्या मिला सर्वे में क्या नहीं मिला, आज ठीक है। तक नहीं बताया है। वो ठीक तो है। एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट में कहेंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड डे पे आते हैं, जिस दिन पूरा बवाल हुआ, 4 लोगों की अनफॉर्चुनेट मौत हुई, उस पर हर तरह का आरोप लग रहा है। अब आप बताइए सेकेंड डे क्या हुआ। ये कहा जा रहा है दूसरे दिन सर्वे की क्या जरूरत थी, 19 तारीख के बाद ही 24 तारीख को सर्वे की क्या जरूरत थी। ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये सर्वे जबरदस्ती से कराया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझ के परेशान करने की कोशिश हो रही है, लोगों की लोकल भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। और राजनेताओं ने तो क्या क्या आरोप लगाया, उस पर मैं क्या बोलूं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ दीपक जी, जरा सीरियस बात है। 23 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने 6:30 बजे हमें और मस्जिद कमेटी के वकीलों को इन्फॉर्म किया कि कल सुबह 24 तारीख को 7 से 11 के बीच में सर्वे होगा। बकायदा उन्होंने नोटिस रिसीव किए जफर अली साहब ने, उनकी रिसीविंग है। अगर आपको दिक्कत थी आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते, आप हाई कोर्ट आ जाते, कहते कि नहीं हो सकता ये सर्वे, मेंशन करते कोर्ट में मैटर, चीफ जस्टिस के यहाँ जाते, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ जाते, आपको किसने रोका था? ऐसा पहले भी आपने किया है। आपने रिसीविंग की और अंडर प्रोटेस्ट नहीं की, आपने पार्टिसिपेट किया। 3 मस्जिद कमेटी के वकीलों ने सुबह 7:30 बजे पहुंच चुके थे, और 5 मस्जिद कमेटी के लोग वहां पे थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर्वे में, उनको पूरा ड्यूली इंफॉर्मेशन थी। और पार्टिसिपेट करने के बाद जब ये दंगा हो रहा था 8:30 से 11 के बीच में, वही लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे जफर अली साहब कि यहाँ पे सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। पर जो भीड़ तंत्र वहां पे आया, जिसने पुलिस के ऊपर पथराव किया, गाड़ियां जलाई, जो हम लोग ऊपर सर्वे कर रहे थे हम लोग के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, टीयर गैसेस, पेलेट गन्स, ये सारी चीजों का उपयोग किया जा रहा था, फायरिंग हो रही थी, इन सारे के बीच में सर्वे किया गया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी आपको कारण बताया कि क्यों दूसरे दिन का सर्वे हुआ, और ये एडवोकेट कमिश्नर महोदय का अपना विशेष अधिकार है कि उन्होंने सर्वे किया। हमारे कहने पे तो हुआ नहीं, एडवोकेट कमिश्नर ने कहा है कि भाई पहले दिन ऐसी ऐसी बातें हुई, सर्वे अपूर्ण है क्या, इसलिए दोबारा सर्वे कर रहे हैं। आपको दिक्कत थी, आप ना पार्टिसिपेट करते, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते, आपने पार्टिसिपेट किया, आप खुद ही कह रहे हो कि सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। तो ये कौन लोग थे जो वहां पे एक मिनट विष्णु भाई, उनके पास ये अधिकार था, वो कहते हैं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सर्वे नहीं होता, और फिर उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जाने का अधिकार होता। बिल्कुल, मस्जिद कमेटी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके 5 लोग वहां पे मौजूद थे, उनके 3 वकील वहां पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सर्वे हुआ। हर एक जगह, हर एक इंच पे जहां पे हम लोग जा रहे थे वो साथ में थे, हर एक चीज की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई। तो ये बोल देना कि यहाँ पे मनमानी की गई, किस तरह की मनमानी की आप बात कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, आप ये देखिए एक कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। बात ये हुई थी कि कोतवाली पुलिस स्टेशन पे सुबह 6:30 बजे सारे लोगों को इकट्ठा होना है, और वहां से प्रशासन की देखरेख में हम लोग साथ जाएंगे। 6:30 बजे मैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील पहुंच चुके थे। जफर अली साहब जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं वो लेट आए, वहां पे आके वो बहस करने लग गए कि यहाँ पे हमारे 2 वकील और जाएंगे। तो प्रशासन ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने कहा ठीक है आपके 2 वकील जाएंगे, तो उनके 3 वकील और हम 4 लोग, डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम और पूरा जो प्रशासन का बल था, हम लोग साथ में कॉर्डन ऑफ होके कोतवाली पुलिस स्टेशन से 7:30 बजे परिसर के अंदर गए थे। उसका वीडियो अभी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। उसको, उस समय ना कोई लोग थे ना कोई जय श्री राम के नारे लगे। 8:30 बजे से पूरा अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लगे, और 11 बजे तक ये सारे नारे लगाए गए, और ये सारा कांड मचाया गया। जब मैं वहां से निकल रहा था 11 बजे, तो चारों तरफ पथराव और आगजनी हो रही थी। एक गली है जहां पे हिंदू समाज के लोग रहते हैं, वहां से मुझे सेफ पैसे दिया जा रहा था, वहां पे कोई पथराव या आगजनी नहीं हो रही थी। उस समय वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे देख के भावना में जय श्री राम के नारे लगाए, मैंने तो एक नारा भी नहीं लगाया। मैं वहां से सिंपल कोतवाली पुलिस स्टेशन जा रहा था, और और एसएचओ की गाइड, इस वीडियो के मैंने सुना कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया है ये वीडियो, कि आप जय श्री राम के नारे लगवाते हुए मस्जिद में प्रवेश कर रहे थे, ये उत्तेजक है, भड़काऊ है। कितनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है दीपक जी। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अकबरुद्दीन ओवैसी, वहां के कंसर्न एमपी अखिलेश यादव, और जो एम यासीन है, ज्ञान व्यापी के जो मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं, इन सारे लोगों ने, अगर मुझे कुछ भी होता है
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि दंगा मेरी वजह से हुआ। जो मेरे लौटने का वीडियो था उसको जाने का वीडियो बता के, जो मेरे लौटने का वीडियो था उसको जाने का वीडियो बता के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। पहली बात तो मैंने नारा लगाया नहीं, नारा वहां के लोगों ने लगाया, और वो 11 बजे लगा जब 8:30 से 11 बजे तक नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। और उस लौटने के वीडियो को सारे मीडिया पर्सनल्स की प्रेजेंस में पूरा वीडियो है वहां पे, जो देख रहे हैं कि नहीं, मैं मैंने वहां से देखा है, ग्यारह वो बजे वीडियो देखा है, मैंने देखा है विष्णु भाई। 11। जब मुझे मालूम हाँ, पड़ा ना एलिगेशन, मैंने पूरा वीडियो देखा है। आप निकल कर बाहर जा रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है उसमें साफ साफ। नहीं पूरी टाइमिंग है, वो हाँ। बोल रहे हैं रिपोर्टर कि विष्णु जी अब यहां से बड़ी मुश्किल से निकाले जा रहे हैं, वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। और डीएम साहब ने और एसपी साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है कि वो जाने का नहीं निकलने का वीडियो है। उसको आपने कितने, मतलब हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल, हाउ कैन दिस बैरिस्टर एंड दिस अध्यक्ष ऑफ समाजवादी पार्टी एंड लीगल सेल एंड एम यासीन और ये सारे लोग कितने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि विष्णु जैन ने दंगा करवाया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए किया, जिसकी वजह से ये हत्याकांड हो गया। हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल। और दीपक जी मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे लोगों ने मेरी मृत्यु की, मेरी हत्या की साजिश रची है। सारा आप देख लेंगे, मुझे धमकी भरे। देखिए मैं पहली बात आपको बता दूं, ना मुझे सुरक्षा चाहिए, भाड़ में गई सुरक्षा, ना मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर। पर पॉइंट इज कि आपने तथ्य सही नहीं रखे। धमकी भरे फोन कॉल आ रहे, गंदी गंदी गालियां आ रही हैं, सारे सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि इन लोगों ने भड़काया लोगों को। दे हैव प्रोवोक। इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन का कारण यह है कि जो हम अपनी न्यायिक ड्यूटी कर रहे थे, लीगल ड्यूटी कर रहे थे, उससे डाइग्रेस करने की कोशिश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं मैं करता रहूंगा, मरते दम तक मैं और मेरा परिवार करता रहेगा। आपको जो बन पड़ता है, जो आपके पास पावर है, आप सब कर लो। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे तो मृत्यु का कोई भय नहीं, रेश मात्र भी, अंश मात्र भी मुझे कोई भय नहीं है। पर अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार बैरिस्टर ओवैसी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, एम यासीन और जितने बाकी अन्य लोग हैं, ये सारे लोग उसके जिम्मेदार। वहां के जो कंसर्न एमपी हैं, ये सारे लोग वहां के जिम्मेदार हैं। ये बात आप याद रखिएगा मेरी, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं क्योंकि इसको इन नोट लोगों ने मैं इसको एक नोट भी पूरी कर रहा हूं। मैं इसको नोट भी कर इन रहा हूं, मैं लोगों ने इसको पूरी ट्वीट साजिश भी रची है। करूंगा, और मैं ये नाम भी सार्वजनिक करूंगा जो आपने कहे हैं। क्या आपको किसी वक्त ऐसा लगा उस पूरे के पूरे सर्वे के दौरान कि आपकी जान पे बन सकती है दूसरे दिन, जब इस तरह का दंगा आपकी चारों तरफ हो रहा था? पहले दिन, दूसरे दिन, दोनों दिन, दोनों दिन बहुत बुरी स्थिति थी दीपक जी, बहुत बुरी स्थिति थी। हम तो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे गए थे, हमें मॉबोक्रेसी के बीच में झोंक दिया गया। चारों तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। पुलिस वाला, अभी आप वीडियो देखेंगे कि यहाँ पे वो लोग सर्वे टीम के कितने क्लोज आ चुके थे। दे वर वेरी नियर टू अस। वहां पे हम पे भी पत्थर बरसाए जा रहे थे। हम ऊपर वहां पे तथाकथित मस्जिद में खड़े हैं, हमारे ऊपर भी पत्थर फेंके जा रहे थे। आप ये सोचिए कितना ज्यादा वी वर एट हाई रिस्क। और एक गली मिली थी जो सेफ पैसेज था, वहां से निकाला जा रहा था। और वहां पे कुछ हिंदू समाज के लोग रहते हैं जिन्होंने मुझे देख के 11 बजे, क्योंकि इतनी देर से 8:30 से 11 बजे तक वहां पे, उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। नारे तकबीर अल्लाह अकबर के जो नारे हैं वो धार्मिक नारे नहीं थे। जब पुलिस वालों पे पत्थर चलाए जा रहे थे, आगजनी की जा रही थी, पुलिस वालों की जान पे बंद पड़ाई थी, सीओ को गोली लग रही थी, ये सब कुछ नहीं था। सारी दिक्कत हो गई जब वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगा दिए। ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप? ये क्या करना चाहते हो आप? ये क्या मानसिकता फैला रहे हो आप? ये किस तरह का झूठ बोल रहे हो आप? ये कितना आप मतलब डिसऑनेस्ट हो सकते हो? और मैं बोल रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ जो है कंसर्न कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप जो ये बात लौटने का कोर्ट में वीडियो, कहेंगे? क्या आप ये बात कोर्ट में कहेंगे, जिस कोर्ट में 29 तारीख को इस मामले को सुना जाएगा? क्या कोर्ट से आप इसकी शिकायत करेंगे? देखिए अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से मैं मुद्दा बनूं। इन सारी चीजों में विष्णु शंकर जैन मुद्दा नहीं है। मुद्दा है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर को मुक्त कराना है, उसके लिए न्यायालयीन संघर्ष होगा। विष्णु शंकर जैन मुद्दा है ही नहीं। विष्णु शंकर जैन रहे, हरिशंकर जैन रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी डोंट केयर, वी डैम केयर। पर ये देश, ये समाज देखेगा कि देश का एक बेटा लड़ा अपने धर्म के लिए, अपनी लीगल ड्यूटीज के लिए, तर्क और तथ्य के आधार पे, और क्या किया गया, ये देश और ये समाज देखेगा। हमारा इशू है ही नहीं।
कि हमें क्या हुआ, हमें क्या बोला गया, वो तो इशू ही नहीं है। इशू ये है कि जो हमारा इशू है हम उससे डाइग्रेस नहीं होंगे, ये और भीड़, भी करेंगे। भीड़ तंत्र से जुडिशरी को डराना, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ विष्णु शंकर जैन जी? बिल्कुल, ये पूरी स्ट्रेटेजी है कि अगर ऐसा आगे कोर्ट कभी आदेश दे, अभी देखिए क्या होगा। मथुरा में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। अब जो संभल की घटना हुई, आपको क्या लगता है कि वो कभी स्टे वेकेट होगा? जिस तरह की अराजकता क्रिएट की गई है, आपको क्या लगता है कभी वेकेट होगा? जो ज्ञानव्यापी में शिवलिंग का वजू टैंक में सर्वे का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, आपको क्या लगता है कभी वो वेकेट होगा? ऐसा एक एटमॉस्फेयर और नैरेटिव क्रिएट किया गया है। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है हर एक जगह के लिए, मथुरा के लिए, ज्ञानव्यापी के लिए, कि अगर आप करोगे सर्वे का आदेश तो हम तो सड़कों पर उतर जाएंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए की जा रही हैं कि सच सामने ना आ सके, और जो तथ्य और तर्क हैं वो मोबोक्रेसी में झोंक दिए जाए। मैं यही समझ फैक्ट है। सकता हूँ इस मॉबोक्रेसी के दुष्परिणाम देश पर क्या क्या हो सकते हैं। मॉबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र बहुत खतरनाक होता है, और हम शायद इस भीड़ तंत्र में ना खोएं तो बेहतर है। विष्णु जी, मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपना ख्याल रखिए। मैं चाहता था आपसे हरिहर मंदिर के फैक्ट्स के बारे में बात की जाए। मैंने उस दिन 1879 का जो वो एएसआई की रिपोर्ट थी वो भी शेयर की थी ट्विटर पर, जिसको आपने रिपोस्ट किया था, मुझे याद है। तो हम इसके बारे में भी एक दिन बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सत्य के साथ खड़े हुए हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, और आप इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, और हम जैसे लोग जितना भी छोटा बम पड़ेगा आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जैन जी। और आप बिल्कुल चिंता ना करना, बिल्कुल परेशान ना होना। आप जिस चीज के साथ खड़े हुए हैं वो सत्य है, और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। थैंक यू।